आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ेंगे जो कि एक ही कक्षा में कंप्लीट हो जाएंगे आपके। और यदि फिर भी कोई प्रश्न रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको आंसर दे दिया जाएगा। इसमें हम देखते हैं राष्ट्रगान। देखो, राष्ट्रीय प्रतीक, इस राष्ट्रीय प्रतीक में हमारा जो प्रश्न है वो सबसे पहले है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। इसमें आप देखो, राष्ट्रीय गान है जन गण मन, सभी को पता है। और जो अपना राष्ट्रीय गीत है हम कंपैरिजन करेंगे ताकि आपके अच्छे तरीके से जल्दी समझ में आ जाए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान को गाने के लिए 52 सेकंड लगते हैं, इनके लिए 65 सेकंड लगते हैं। यदि आपके पेपर में ऐसे आ जाए भी राष्ट्रगान का कम से कम समय बताओ तो आपका उत्तर होगा 20 सेकंड। उसके बाद में आप यहां देखें कि जो अपना राष्ट्रगान है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है जनगण मन, ये जब लिखा गया उसके बाद में 1900 सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। और ये गाया गया था 1896 में। 1896 में ये राष्ट्रगान कलकत्ता में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन। और जो राष्ट्रगीत है वो भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब देखो, इनकी भाषा है वो बांग्ला है, मतलब राष्ट्रगान की जो भाषा है वो बांग्ला है। राष्ट्रीय गीत की भाषा है वो संस्कृत है। ये राष्ट्रगान को संविधान ने मान्यता दी थी, संविधान ने अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगीत को अपनाया था इसी दिन 24 जनवरी 1950 को। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आप यहां पर देखें। वंदे मातरम की जो रचना है, देखिए रचना है वो 1875 में हुई थी, वंदे मातरम की रचना। पर जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने का जो उपन्यास है आनंदमठ, उस आनंदमठ उपन्यास के अंदर इसको लिखा गया था या इसके अंदर डाला गया था 1882 के अंदर। और आनंदमठ उपन्यास के अंदर ही सन्यासी विद्रोह का जिक्र है। सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। जो अपना राष्ट्रगान है इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद है वो इन्होंने ही किया था। इन्होंने मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था। अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही किया था। और
किस शीर्षक से किया था? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। और जो इनका वंदे मातरम का जो अंग्रेजी अनुवाद है, वंदे मातरम का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किया था अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है, थोड़ा सा समझिए आप प्रश्न को। जब 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में जब ये राष्ट्रगान गाया गया था, उस टाइम हमारे इसमें ये आता है कि इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, इनके स्वागत में गाया गया था। ये कहां के थे? इंग्लैंड के। इनके स्वागत के अंदर गाया गया था। पर जब ये आए, इनके वेलकम सॉन्ग, ये मतलब राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया। और 1911 में गाने के बाद राष्ट्रगान को एक ब्रह्म समाज की पत्रिका थी, ब्रह्म समाज की, और उस ब्रह्म समाज की पत्रिका का नाम था, यहां लिख देते हैं थोड़ा सा समझना, तत्वबोधिनी। और उस तत्वबोधिनी में इसको प्रकाशित किया गया, मतलब जनगण मन को। और जो प्रकाशित किया गया वो उसका शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता के नाम से इन्हें ब्रह्म समाज की जो एक पुस्तक थी, पत्रिका थी तत्वबोधिनी, इसमें जनगण मन को प्रकाशित किया गया था सन 1912 में। और सन 1913 में भारत का पहला नोबेल पुरस्कार, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। आपको याद होगा कि जो गीतांजलि पुस्तक है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। अब हम अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं, थोड़ा रिपीट कर देते हैं। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, जिसको गाने के लिए 52 सेकंड लगते हैं, और यदि कम समय की बात आए तो 20 सेकंड लगते हैं। इन्हें 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी जब इंग्लैंड से जब भारत आए तो इनके स्वागत के लिए यह गाया गया। उसके बाद में जनगण मन को ब्रह्म समाज की पत्रिका थी तत्वबोधिनी, उस तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से इन्हें प्रकाशित किया गया। और 1912 में प्रकाशित के बाद सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर सन 1913 में 24 जनवरी 1950 को
रविंद्रनाथ टैगोर को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को संविधान की ओर से मान्यता मिली, जो कि यह बांग्ला भाषा में है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जनगण मन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें राष्ट्रगीत की, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, 1875 में रचना हुई थी इसकी और 1882 में आनंदमठ में इसे लिखा गया या लाया गया। आनंदमठ उपन्यास के अंदर सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है और जो कि राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, यह संस्कृत भाषा में है। इसे गाने के लिए 65 सेकंड लगते हैं और 1896 में यह कलकत्ता में पहली बार गाया गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान ने राष्ट्रगीत को अपनाया। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। अगला प्रश्न है अपना ध्वज। भारत का जो राष्ट्र ध्वज है वो है तिरंगा। ये लो तिरंगा। आपने ये चीज तो देखी होगी, जो अपना ये राष्ट्रगीत है, राष्ट्र ध्वज है, ये राष्ट्र ध्वज के अंदर इस तरीके की, ये देखो, ये होता है। इसमें है केसरिया रंग, इसमें है सफेद रंग और इसमें है हरा रंग और इसमें है नेवी ब्लू कह देते हैं, गहरा नीला भी कह देते हैं। वैसे पुस्तकों में गहरा नीला या सागरीय रंग, सागरीय नीला ये लिखा। इसके अंदर 24 तिलियां हैं। देखो भारत का जो राष्ट्र ध्वज है वो केसरिया रंग है। ये रंग है त्याग और बलिदान का, त्याग और बलिदान का। और जो सफेद रंग है वो है शांति का, शांति। और हरा रंग हरियाली का और खुशहाली का। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, सफेद रंग शांति और सादगी का, हरा रंग हरियाली और खुशहाली का। इसके बीच में 24 तिलियां हैं। 24 तिलियां हमारे को पद्धति के लिए संबोधित कर रही है और इसके बीच के अंदर जो चक्कर है इसके अंदर है गहरा नीला रंग। इसकी जो लंबाई और जो चौड़ाई है ध्वज की वो आपकी है 3:2। इसी रेशियो में रहेगा। यदि 6 हुआ यहां तो इस साइड में 4 हो जाएगा। लंबाई यदि 9 है तो वो 6 हो जाएगी। पर यह सोचने वाली बात है, यदि चौड़ाई पहले आए तो 2 पहले आएगा, लंबाई पहले आए तो 3 पहले आएगा। हो सकता है उसको आगे पीछे कर दे। इसका जो डिजाइन है राष्ट्र ध्वज का वो बनाया था पिंगली वेंकैया ने और 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया और जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उससे पहली रात मतलब 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को इसका सर्वप्रथम प्रदर्शन हुआ। इसका मतलब
राष्ट्र ध्वज का। रिपीट कर रहा हूं, राष्ट्र ध्वज केसरिया रंग, सफेद रंग, हरा रंग, सागरीय नीला रंग, 24 तिल्लियां और 3:2, लंबाई अनुपात चौड़ाई 3:2, और 22 जुलाई 1947 को संविधान ने अपनाया और 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को, 14 अगस्त 1947 भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। और इसमें जो अगला प्रश्न है, जो ध्वज गीत, ध्वज गीत में आप देखें, ध्वज गीत है अपना हिंद देश का प्यारा झंडा, हिंद देश का प्यारा झंडा। हिंद देश का प्यारा झंडा, इसे श्यामलाल गुप्ता ने लिखा था। हिंद देश का प्यारा झंडा, यह अपना भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। राष्ट्रीय वाक्य और राष्ट्रीय नारा। इसमें आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय वाक्य है उसका नाम है सत्यमेव जयते। अंदर देखिए आप, मैंने इकट्ठे इसीलिए लिखे हैं ताकि आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, कोई किसी प्रकार की मिस्टेक ना कर दे। सत्यमेव जयते और नारा, राष्ट्रीय नारा और वाक्य देखिए आप, अंदर कीजिए, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। इसमें आप देखेंगे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद मतलब इकट्ठा मैंने लिख दिया, वैसे लिखता तो मैं मुंडक प्लस उपनिषद लिखता, तो मैंने इकट्ठा लिख दिया मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते का मतलब है सत्य की ही जीत होती है, और सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। अब कुछ बच्चे हो सकता है पजल हो जाए, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक तो है मुंडको उपनिषद, एक है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य ये है मुंडको। जब सत्यमेव जयते की बात आएगी तो आपका रहेगा मुंडको उपनिषद। जब सत्यम शिवम की बात आएगी, सत्यम शिवम की बात आएगी, तो आपका उत्तर होगा मांडुक्य उपनिषद। अब थोड़ा सा आपको उपनिषदों के बारे में बता देता हूं, एक प्रश्न आपकी नॉलेज के लिए। उपनिषद का दूसरा नाम है वेदांत, और एक जो बच्चे पजल होते हैं वो है वेदांग, ये वेदों के अंग। उपनिषद का मतलब है उप प्लस निषद, इसका अर्थ है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना, समीप नजदीक। जो उपनिषद है वो दर्शन पर आधारित है, दर्शन। ये लो, जो इनकी संख्या है वेदांत उपनिषद की वो है 108, और जो वेदांग पूछे इनकी संख्या है 6, और वो 6 में आप देखें छंद, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, एक और है, ये 6 है, छंद, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष। ये इसमें वेदांत 6 है और ये 108 है। अगला प्रश्न, पंचांग।
पंचांग के लिए आपको यहां पर देखिए, पंचांग, पंचांग है अपना शक संवत, और जो शक संवत है पंचांग, वो 78 ईसा में स्टार्ट हुआ है, ईसा पूर्व नहीं, ईसा में। और जो कनिष्क के समय स्टार्ट हुआ था, कनिष्क के समय, और कनिष्क था कुषाण राजा। ये लो, कुषाण राजा था, शक संवत 78 ईसा से स्टार्ट हुआ है, कनिष्क के समय। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो ये है, ये जो अपना आपसे पूछे शक संवत का पहला महीना बताओ, तो आपका उत्तर आएगा चैत, मतलब चैत्र। और यदि आपसे पूछे अंतिम महीना बताओ, तो आपका उत्तर आएगा फाल्गुन। इसमें ये जो शक संवत है, ये संविधान ने 22 मार्च 1957 को संविधान ने अपनाया था शक संवत को। जब सामान्य वर्ष की बात आई, जब आपके सामान्य वर्ष की बात आई, शक संवत सामान्य वर्ष में कितनी तारीख को स्टार्ट होता है और लीप वर्ष में किस तारीख से स्टार्ट होता है, तो आप यहां पर देखें, जो आपका शक संवत है वो 22 मार्च 1957 को संविधान ने अपनाया था, 78 ईसा से शुरू है, और पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन। सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में यह 22 मार्च से शुरू होता है, और जब लीप वर्ष की बात आए तो ये 21 मार्च से शुरू होता है। अगला प्रश्न, लिपि और भाषा। लिपि और भाषा को पढ़ने के लिए आप यहां पर देखें, एक तो अपनी लिपि और एक अपना है भाषा। अब प्रश्न आएगा राष्ट्रीय भाषा, यह सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहेगा। इसमें आप देखेंगे कि जो आपकी लिपि है ये आपका देवनागरी लिपि है, और देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है ब्राह्मी लिपि से, और ब्राह्मी लिपि बाएं साइड से दाएं साइड की ओर लिखी जाती है। आपको इतना भी पता होगा कि जब प्रश्न आपके आए राष्ट्रीय भाषा का, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, परंतु भारत की राजभाषा है, भारत की राजभाषा है, और वो राजभाषा कौन सी है? हिंदी। अब हिंदी के अंदर आप देखेंगे, हिंदी, हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय भाषा का नहीं। हिंदी आप यहां पर देखें 17 और 8 और 343, समझने वाली बात है। भाग नंबर 17 में भाषाओं का जिक्र है, अनुसूची नंबर 8वीं में भाषाओं का जिक्र है, और हिंदी भाषा का जो भाषा का उत्थान या हिंदी भाषा के अनुच्छेद के बारे में पूछे तो आपका उत्तर रहेगा ये लो अनुच्छेद। हिंदी भाषा
भारत की राजभाषा है, जिसका वर्णन भाग नंबर 17 और संविधान के भाग नंबर 17 और संविधान की अनुसूची नंबर 8वीं और संविधान के अनुच्छेद नंबर 343 में जिक्र किया गया है। संविधान ने 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। अब संविधान ने हिंदी को कब अपनाया? वो अपनाया 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां तक तो आपके सभी के समझ में आ गया हो। अब हम अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतीक आपका एक ही क्लास में पूरा करवाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। नदी। इस नदी में आप देखें, भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा है। इसका जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री। गंगोत्री से निकलती है और जिसकी लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। पर इसमें जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कई बार पेपर में किलोमीटर भी दे देंगे और वर्ग किलोमीटर भी दे देंगे, मीटर भी दे देंगे, वर्ग मीटर भी दे देंगे। यहां आपको समझने की जरूरत है। यदि क्षेत्रफल पूछे तो आपका उत्तर आएगा वर्ग में, और यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछ रहे हैं तो आपका उत्तर आएगा बिना स्क्वायर के। अगला प्रश्न, वृक्ष। अपना भारत का राष्ट्रीय जो वृक्ष है वो है वटवृक्ष। और वटवृक्ष और भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। और हॉकी के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी का जादूगर आपको पता हो तो किसको कहते हैं? हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर। तभी तो भारत में खेल दिवस कब मनाते हैं? आप यहां पर देखिए, इसी प्रश्नों के अंदर से निकाल रहा हूं क्वेश्चन को। 29 अगस्त खेल दिवस। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त। खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जिसके अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं। और जिस हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और इन्हीं के जन्मदिन को 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न अपना, पशु। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ। इससे पहले था वो था शेर। और जो अपना आपने टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजना, आपने ये सुना होगा, बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट, वो परियोजना थी 1973। आपसे पूछ ले तो बाघ परियोजना के बारे में, वो है 1973। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर को संविधान ने अपनाया था 31 जनवरी 1963 को। अब मोर शाम को खा जाता है, आपको पता होगा। और मोर शाम को खा जाता है तो ये सांप को खाने के कारण इसका मतलब हुआ ये शत्रुओं का विनाश कर देता है। अब शत्रुओं का विनाश का प्रतीक पूछे तो आपका उत्तर आएगा मोर। मोर को भारतीय संविधान में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा 31 जनवरी 1963 को मिला। और मोर सांप को खा जाता है, इसलिए इनको शत्रुओं का नाश करने वाला, विनाश करने वाला, खत्म करने वाला प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। ये लो, डॉल्फिन।
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। और अपना जो मुद्रा का जो प्रश्न है उसके लिए आप देखिए मुद्रा क्या कहती है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। अब प्रश्न ये है, आजकल के नोटों में आपने देखा होगा इस तरीके का सिंबल आना स्टार्ट हो गया। तो इसके बारे में कहा गया है कि मुंबई का एक आईआईटी का स्टूडेंट था, आईआईटी, और उन्होंने क्या काम किया, एक तो रे ले लिया, एक आर ले लिया, और रे और आर से ये बना दिया। तो आपसे पूछेंगे रे, तो रे तो देवनागरी का हो गया, आर आर रोमन का हो गया, इन दोनों का मिलन इसमें है। तो उदय कुमार ने, बम्बई आईआईटी के स्टूडेंट का क्या नाम है, उदय कुमार, पोस्ट ग्रेजुएट लड़का उदय कुमार, बम्बई आईआईटी के उदय कुमार ने यह सिंबल दिया है रुपये का। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। अगला प्रश्न अपना राष्ट्रीयता। हम इंडियन हैं, भारतीय, यही हमारी राष्ट्रीयता है। अमेरिका में ये है, पहले मेरा कहने का मतलब जिस तरीके से हरियाणा राजस्थान, हम हरियाणा राजस्थान के ना हो गए, हम भारतीय हैं। अमेरिका में पहले एक प्रांत का बनता है और उसके बाद में वह एक देश का बनता है नागरिक। अगला प्रश्न है मिठाई, जलेबी, ये अपनी राष्ट्रीय मिठाई है। फूल, कमल का फूल, और कमल का फूल कला एवं संस्कृति का प्रतीक है, कला व संस्कृति का प्रतीक है। और जो अपना ये प्रश्न और रह गया राज चिन्ह, इसको आप समझिए। आपने वो 4 शेरों वाला सिंबल देखा होगा, ये 4 शेर है। और दिखाई देने की बात आए या दृश्य की बात आए भी, आपको दिखते कितने हैं, तो शेर आपके 4 हैं, दिखते आपको 3 ही हैं, एक आपको दिखता ही नहीं है पीछे। तो इसके अंदर आप देखेंगे भारत का जो राज चिन्ह है उसको कई बार धर्मचक्र भी कह देते हैं, धर्मचक्र। यह सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, और जिसे 26 जनवरी 1950 को संविधान ने मान्यता दी। 26 जनवरी 1950 को। अब वो जो आप सिंबल देखोगे, उस सिंबल के अंदर एक तो शेर का चित्र हो गया, और शेर के अलावा वहां ये 2 और हैं, एक सांड है, एक घोड़ा है। शेर को बोलते हैं कि ये तो साहस का प्रतीक है, ये लो, ये तो साहस का प्रतीक है। तो फिर ये घोड़ा परिश्रम का, गतिशीलता का, तो ये सांड है, ये भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का। तो इसके नीचे ना एक चक्कर भी है जिसमें 24 तिलियां भी है। कितनी तिलियां हैं? 24। और इसके नीचे एक लिखा गया है जो आपने पहले पढ़ लिया है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, सत्यमेव जयते। हमने राष्ट्रगान पढ़ा, गीत पढ़ा, ध्वज गीत पढ़ा, ध्वज पढ़ा, राजचिन्ह, फूल, मिठाई। इसमें आपने जो देखा, जिस तरीके से, एक और प्रश्न बता देता हूं, यदि आपसे पूछे
भारत का विरासत पशु, तो आपका उत्तर आएगा हाथी। और हो सकता है आपके प्रश्न में यह भी आ जाए कि भारत का जो राज चिन्ह है उसके अंदर नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन से पशु का चित्र नहीं दिया गया है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझना, पढ़ना, फिर भी कोई कमी रह जाए तो आप हमारे को व्हाट्सएप नंबर 85 699 और 11 647 पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।